हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपी क्लासेस 24 का स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी के अंतर्गत सौर परिवार। ठीक है, जियोग्राफी के अंतर्गत विश्व भूगोल में आता है हम हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी। और इसके बाद हम एमसीक्यूज की भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें 100 से 150 एमसीक्यूज कराए जाएंगे सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का ऐसा ऐसा टॉपिक क्लियर करना है अपन को कि सोलर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हो सारे के सारे टॉपिक बनना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितने भी एमसीक्यूज कराए जाए 150 एमसीक्यूज में से कम एक 145 आपके क्लियर जाना चाहिए, सही जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपको तैयारी करके चलनी है। ठीक है, ताकि वनडे एग्जाम के लिए आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का महाविस्फोट सिद्धांत है। कौन है? बिग बैंग थ्योरी का महाविस्फोट सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी को ही महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। जो बिग बैंग थ्योरी है इसी को ही महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसी ये बिग बैंग थ्योरी है। तो ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लामेंटियर ने। किन्होंने दी थी? जॉर्ज लामेंटियर नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने दी थी बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, अगला आता है इसमें कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, कहां पर? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये जो सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी, इस सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड या सौर मंडल की उत्पत्ति की को समझने के लिए प्रयास किए गए थे। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी हमारी, तो इसमें जो सिद्धांत लिखे गए हैं, ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई हमारी, किस प्रकार ब्रह्मांड बना, सौर मंडल बना, इन्हीं सबको समझने का प्रयास किया गया था फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब साल पहले। 4.6 अरब साल पहले हुई थी। पूर्व का मतलब होता है दोस्तों पहले। क्या होता है? पहले। अगला लिखा हुआ है 13.5 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट सिद्धांत हुआ था। महाविस्फोट हुआ था, जो हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है जिसमें महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में दिया गया, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत कब हुआ था? आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आगे अपन देखते हैं निहारिका। निहारिका क्या होती है दोस्तों? इसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से जाने वाले हमारे? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, और अगला है बिग बैंग थ्योरी देने वाले जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है, और इसमें से ओनली 2 ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेकार और जो दिया गया तो इसको ओनली आपको है ना कंसेप्टली याद रखना है। ओनली इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था पेपर में, ओनली इसको आपको बिग बैंग थ्योरी और जॉर्ज लेमेंटियर ही याद रखना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा निहारिका। निहारिका क्या होती है? यह ब्रह्मांड में विद्यमान पदार्थ जो तस्तरी के रूप में नेबुला में तप्त अवस्था में घूर्णन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में एक ऐसा विशाल पदार्थ है। क्या है? विशाल पदार्थ है जिसमें बहुत सारे ग्रह भी हैं, तारे हैं, धूल के कण, मिट्टी, चट्टाने, पर्वत, पठार, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो इसी में सम्मिलित हैं। वो जी क्या होगा कि ना जी घूमता हुआ ऐसे वगैरह वगैरह बुक इसमें बोला है घूर्णन कर रहा है, मतलब घूर्णन कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अपने अपने चक्कर में इस प्रकार घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार वो तप्त अवस्था में, क्या थी? तप्त अवस्था यानी होती है गर्माहट वाली अवस्था में घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार। मंदाकिनी क्या होती है? मंदाकिनी गैलेक्सी देखते हैं। ठीक है, विभिन्न तारों के समूह को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। विभिन्न तारों के समूह को मंदाकिनी या गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे तारे मिलकर एक समूह बनाते हैं तो उनको मंदाकिनी या गैलेक्सी भी कहा जाता है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी का आकार सर्पिल आकार है, जिसमें दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है तो उसमें जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में सोलर सिस्टम आता है, तो मंदाकिनी का आकार कैसा है हमारा? सर्पिल आकार है। कैसा है? सर्पिल आकार। दोस्तों इस वाले पॉइंट को आप 5 स्टार टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि हमारी मंदाकिनी का आकार किस प्रकार है। हमारी मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ठीक है दोस्तों। और अगला फैक्ट देखते हैं, हमारी मंदाकिनी या गैलेक्सी को आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी जो आकाशगंगा है तो आकाशगंगा को मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों नामों को आप अच्छी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वनडे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मंदाकिनी के सबसे निकट मंदाकिनी कौन सी है? एंड्रोमेडा है। दोस्तों हमारी जो मंदाकिनी जो अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में स्थित है, उसी के जस्ट पास ही एक और मंदाकिनी स्थित है जिसका नाम होता है एंड्रोमेडा। क्या? एंड्रोमेडा। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारी मंदाकिनी के निकट सबसे पास की मंदाकिनी कौन सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हमारे सूर्य में पाया जाता है। कहाँ पर? सूर्य में पाया जाता है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन प्लस हीलियम मिलकर नाभिकीय संलयन करते हैं, जिसके कारण हमारे सोलर सिस्टम में ऊर्जा या प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगला फैक्ट देखते हैं, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तब नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियर फ्यूजन या हिंदी में इसको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे ही क्या होता है, ब्रह्मांड में या सूरज में रोशनी या प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं फैक्ट, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा, जो सूर्य हमारा सूर्य एक तारा है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, इसको दोस्तों इसमें आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी ही याद रखना है बस। ठीक है, और ये दूरी वगैरह याद नहीं रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें ये सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तो हाइड्रोजन है, और हीलियम और हाइड्रोजन के में जब मिलकर नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन भी होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, नाभिकीय संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा बनती है, नाभिकीय विखंडन से नहीं बनती है। ठीक है, ये दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन यहाँ पर भी इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि पेपर में अचानक पूछ लिया जाता है कि सूरज में जो रोज प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या कोई और लिख देंगे तो आपको नाभिकीय संलयन पर टिक मार देना। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों जो आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे दो पिंड है आकाशीय पिंड, जैसे एक पृथ्वी एक बुध ग्रह, इन दोनों के बीच की दूरी को जो मापने के लिए इकाई यूज की जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष याद रखना, दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी दोस्तों 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर के चलता है। ठीक है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें प्रकाश वर्ष याद रखना है। प्रकाश वर्ष दो आकाशीय पिंडों की बीच की दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश की गति भी इसमें याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पारसेक। क्या? पारसेक। पारसेक क्या होता है? आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जिसमें एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब दोस्तों प्रकाश वर्ष तो है, लेकिन प्रकाश वर्ष भी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है इस प्रकार से, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। ठीक है दोस्तों, लाइट ईयर बोला जाता है प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में। ठीक है, और अगला देखते हैं, अगला हमारा तारे और ग्रह में अंतर। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तारे और ग्रह में अंतर किस प्रकार देखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, तारे क्या होते हैं? तारे हाइड्रोजन और हीलियम के गैसीय पिंड होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस पाई जाती है, वो तारे कहलाते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस पाई जाती है,
और इनके बीच सनलाइन भी होता है, नाभिकीय सनलाइन हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था अभी। तो इन दोनों के बीच जो नाभिकीय सनलाइन होता है, तो इन्हीं से जो ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है उनको तारे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें नाभिकीय सनलाइन प्रक्रिया होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, हम आपको पहले के लिए कर चुके। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जो चमकते हैं तो वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, साथ ही वह अपने पिता तारों के चक्कर चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ग्रह होते हैं तो खुद का उनका तो प्रकाश होता नहीं है, वो किस दूर से चमकते हैं। ठीक है, या तो सूर्य से चमकेंगे, तारों से चमकते हैं, क्योंकि तारों में तो प्रकाश होता ही होता है। ठीक है, तारों से चमकते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसमें कहा गया कि अपने पिता, अपने तारे पिता का उसका परिक्रमा भी करता है। यानी कि जो सूरज है, सूरज सन 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 होता है, सन में क्या होता है, उसमें प्रकाश होता है। ठीक है, तो प्रकाश होता है इसलिए वो तारा है। तारा है तो वो उसके चारों चक्कर लगाता है। ग्रह जितने भी होते हैं सभी ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत दोस्तों, इसमें हम आपके लिए अलग से समझाते हैं। पहला होता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्या? भू केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? भूकेंद्रीय सिद्धांत ये होता है, भू में क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी होती है हमारी, क्या होती है? पृथ्वी। केंद्रीय मतलब केंद्र में। ठीक है, भू यानी पृथ्वी, केंद्र मतलब केंद्र में। ठीक है, केंद्र यानी बीच में वो होता है, सेंटर में। ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, नियम। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इधर ये टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। कौन? टॉलमी। टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है। कहां पर है? पृथ्वी हमारी केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी हमारी केंद्र में है, पृथ्वी हमारी केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल रोटेशन कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, यानी कि गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कौन? ग्रह पृथ्वी केंद्र में है और चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि ये ना हमारा जो सूर्य है वो एक जगह पर खड़ा होकर, नहीं सॉरी, क्या दोस्तों आपको लगता है ऐसा कि ग्रह जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होंगे? नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ना सूर्य के चक्कर ग्रह लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो इधर देखते हैं, टॉलमी 140 एडी ने भू केंद्रीय अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उसका मानना था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की परिक्रमा ही सूर्य भी करता है और सभी ग्रह करते हैं। इस प्रकार टॉलमी ने एक अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये अवधारणा गलत थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसको, आगे हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कौन सा? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब दोस्तों पहले दी गई थी भू केंद्रीय सिद्धांत, अब अगली सिद्धांत हमारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत अर्थात सूर्य होगा आप केंद्र में। इस प्रकार से जैसे ये कोई एक मंदाकिनी हमारी, इसमें जो सूर्य है ये क्या है? सन है। सन क्या करेगा? सन तो केंद्र में है, लेकिन इसके चारों ओर कौन घूमेगा? ग्रह घूमेंगे। क्या घूमेंगे? ग्रह घूमेंगे। 8 ग्रह है हमारे पास, तो 8 ग्रह इसके चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये कहा था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। ये हमारे कौन से विज्ञान थे? कोपरनिकस। तो दोस्तों इन कोपरनिकस को और टॉलमी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट होने वाले। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कोपरनिकस ने सन 1543 में सूर्य केंद्रीय अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी अन्य सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने सही अवधारणा दी थी कोपरनिकस ने कि पृथ्वी हमारी, सूर्य हमारा केंद्र में है और सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं ग्रहों की नवीनतम परिभाषा। ग्रहों की नवीनतम परिभाषा, ग्रहों की जो आज के जमाने की जो मॉडर्न परिभाषा है वो दी गई है, तो उसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आप कोपरनिकस, उसमें टॉलमी और इनका डेट ही थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दो डेट थोड़ा कभी कभी पूछ लिया करते हैं वनडे एग्जामों में। ठीक है,
कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से आपको दोस्तों पूरा जियोग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा। सोलर सिस्टम इनके आप हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 से 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस पढ़ते रहना है, और जिन पॉइंट को हम आपको हाईलाइट करने के लिए कहे तो हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको आपके नंबर कहीं बाहर ना जाएंगे, आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ग्रहों की परिभाषा देखते हैं। IAU इंटरनेशनल खगोलीय संघ, ठीक है। तो इन्होंने परिभाषा दी थी सन 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। ग्रहों की नवीन परिभाषा प्रस्तुत की इस प्रकार है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? ग्रह। ग्रह क्या करते? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिनका पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिनका पर्याप्त द्रव्यमान, भार हो और गुरुत्वाकर्षण हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं होगी तो ग्रह नहीं कहलाएगा, ठीक है। ग्रेविटी भी होने चाहिए उनमें, ताकि वे अपना गोलाकार ले सकें, ठीक है। जो उसमें गोलाकार होता है वो अपना बनाए रखें गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। जो किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटते हैं, ठीक है दोस्तों। अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटते हैं, कुछ इस प्रकार से, जैसे जैसे ये रहा हमारा सन, ठीक है। इसमें जो पृथ्वी हमारा चक्कर लगाती है, बृहस्पति लगाता है, शनि लगाता है। अब कोई एक प्लूटो नाम का ग्रह था। कौन? प्लूटो नाम का ग्रह था। तो वो इसने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे 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 गया। वो कुछ इस प्रकार से अपने अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि यहाँ से ये इतनी कक्षा काट देता है, इसकी किसी भी ग्रह की इतनी कक्षा काट देता है। तो इसी कट करने की वजह से जो प्लूटो ग्रह था हमारा, प्लूटो ग्रह था, तो इसको ग्रह ना मानकर इसको बोना ग्रह के श्रेणी में रखा गया था। किसमें? बोना ग्रह। क्योंकि प्लूटो ये पहले ग्रह हुआ करता था। फिर खोजकर्ताओं ने खोज किया कि ये प्लूटो ग्रह किसी ग्रह की कक्षा काट रहा है, ठीक है। तो कक्षा काटने के ग्रह को ग्रह नहीं बोला जाता फिर, ठीक है। इसलिए ग्रहों की परिभाषा में लिखा हुआ है किसी ग्रह की कक्षा ना काटे, ठीक है। जो किसी अन्य ग्रह की कक्षा नहीं काटते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। जबकि प्लूटो ग्रह हमारी एक ग्रह की कक्षा काट रहा था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो हमारे इस प्रकार ग्रह बचते हैं कितने? 8। 8 ग्रह के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे, उनके उपग्रह पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहना और कहीं मत जाना दोस्तों। आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। आपको 100 से 200 क्वेश्चन जो हल कराए जाएंगे वो आपसे 95% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएंगे, मेरी गारंटी है, दावा दोस्तों। आप बस वीडियो बने रहना और जिन पॉइंट को हम आपको हाईलाइट करने के कहें आप बस उनको हाईलाइट कर लेना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला पॉइंट लिखा हुआ हमारा। इस नवीन परिभाषा के तीसरे बिंदु के आधार पर प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो प्लूटो ग्रह था तो उनको प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि वो कक्षा काट रहा था, ठीक है। तीसरे पॉइंट के आधार पर, इस वाले पॉइंट के आधार पर उसको उस प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। अब देखते हैं उपग्रह उपग्रह में अंतर, ग्रह उपग्रह में अंतर, ठीक है। ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में अंतर होता है। देखते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जो डायरेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तथा वे आकाशीय पिंड जो अपने पिता ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा एक ग्रह है, कौन है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, वो बात अलग है। लेकिन पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगाता है, वो है कौन? बताइए दोस्तों। चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का, इस प्रकार से, ठीक है। तो पिता ग्रह कौन? चंद्रमा का पिता ग्रह कौन? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी का पिता ग्रह कौन है? सूरज है, क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये इसका चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसलिए इनके पिता ग्रह होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार दोस्तों आपको पढ़ना सोलर सिस्टम को, ठीक है। और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो इनके बारे में आप इनका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा।
रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको याद करने का कोई तरीका नहीं होता है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाए, कोई ग्रह का नाम दे दिया जाए आपको बुध ग्रह, तो बुध ग्रह का आपको कुछ पूछा जाए, जैसे कि सूर्य से औसत दूरी, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य से बुध की औसत दूरी कितनी है, वो भी करोड़ में बतानी है। तो 5.80 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला है सूर्य का जो बुध ग्रह है उसका व्यास कितना है, किलोमीटर में बताना है, तो 4900 किलोमीटर है। ठीक है। घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि, घूर्णन होता है अपनी जगह पर घूमना, कितना लिखा हो दोस्तों, 59 दिन, 59 दिन में घूमता है। ठीक है। अगला है परिक्रमण अवधि, ठीक है, ये होता है 88 दिन में। ठीक है। और उपग्रहों की संख्या नासा के अनुसार कोई नहीं है। ठीक है, तो नासा के अनुसार इसमें उपग्रहों की संख्या कोई नहीं है, बुध ग्रह के उपग्रह कोई नहीं है। ठीक है। इसमें पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। और व्यास देखते हैं इसका 12,750 किलोमीटर है। और यह हमारी जो घूर्णन गति है, तो ये होती है हमारी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी होती है। ठीक है। तो जो परिक्रमण अवधि है, पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उसकी अवधि होती है 365.3 दिन। ठीक है। और इसका एक उपग्रह भी है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह हम आपको पहले बता चुके हैं, चंद्रमा होता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाली बुक के अनुसार सबसे ज्यादा उपग्रह किसके किसके हैं, 62, किसके हैं, शनि के। तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह भी है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी होता है एक, जिसका नाम टाइटन होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम कौन है, टाइटन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम अगला पेज देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अपने 8 ग्रह के बारे में, पूरे ग्रहों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। और फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो के लिए वेट करना, हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।